हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तुम्हारा लास्ट सेशन है ये सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने इससे पहले बहुत सारी स्कीम्स कवर कर ली है। हर बार रिपीट कर रही हूँ कि काफी सारी स्कीम्स जो हैं एक जैसे साउंड कर रही हैं। पेंशन स्कीम्स, बीमा योजना स्कीम काफी सिमिलर सी हैं। तो स्टार्टिंग से ही इनके नाम बाइफरकेट करके रखो, थोड़े थोड़े में डिफरेंस क्या है उस चीज को ध्यान रखो। हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 की बात करेंगे। अगेन इसमें भी 9-10 स्कीम्स कवर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्कीम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये स्कीम थी, बार बार इसका नाम हम लोग सुन रहे थे। स्कीम में वो आपसे क्या कह रहा था, इसको देख लेते हैं। कंफ्यूजन बहुत रहती है कि ये एक ही स्कीम है, बट एक्चुअली ये दो नाम से बनी तो एक स्कीम कैसे हो सकती है। ये दो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ही हैं। स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को कि जाइए, काम करिए, स्टार्ट अ न्यू थिंग, एक न्यू वेंचर को स्टार्ट करिए। दिस इज स्टार्टअप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया ऑन, अगर मैं कॉन्ट्रेरी बात करूं, बेसिकली यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे हैं विमेन्स को, और बेसिकली जितने फीमेल पर्सन है उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो डू इट, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो आप यू कैन सी कि दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस थोड़ा और हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आर द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड टू नर्चर इनोवेशन। ठीक है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो। स्टार्टअप इंडिया में एक नॉर्मल चीज बात करते हैं कि जाओ जो भी है वो सब मिलके काम कर सकते हो। स्टैंड अप इंडिया में वो थोड़ा स्पेसिफाई कर देते, लेकिन इवेंचुअली काम यही है इनका कि जितने भी नवाचार है, जितने भी इनोवेशन हैं, उनको और थोड़ा नर्चर किया जा सके, उनको थोड़ा सा और जो है उनको पोषण दिया जा सके, ताकि वो जितना अच्छा माइंड आइडियाज हैं उनको मोटिवेशन मिल सके ताकि वो आगे आए। Both the programs are designed to create a strong ecosystem for the startups, ठीक है, and give wings to the budding entrepreneurs in the country. Budding का मतलब पता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फूल, फूल क्या होता है कि पहले एक इस तरीके से बड जैसा बना होता है एंड धीरे धीरे वो खिलता है। यही पॉइंट यहाँ पर है कि उनको पंख देना, जितने भी हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे से एंटरप्रेन्योर्स है, उनको विंग्स देना, उनको पंख देना, ताकि वो भी एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स बन सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Through these initiatives, the government aims to generate opportunities for a large scale employment. देखो मैंने आज अपना एक पूरा जो है ऑफिस बनाया, फैक्ट्री बनाई है। तो ऑफ कोर्स जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं लोगों को भी तो हायर करूंगी जो मेरे साथ चल के वो काम कर सके। तो जब एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी स्टार्टिंग में कोई एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होता है, छोटा सा बिजनेस भी खोलता है, वो भी आगे लोगों को हायर कर लेने लगता है एंड धीरे धीरे चीज बड़ी हो जाती है। यहाँ पे यही है, इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज होंगी, एक जनरेट करेगा लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाइल अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्पावरिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जो है बहुत सारे अवसरों को ये शुरू करता है, पैदा करता है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि ऑफ कोर्स दोनों चीजें इनोवेशन को नर्चर करती है, इनोवेशन को प्रमोट करती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दोनों चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। देखो, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स प्रमोट्स न्यू इनिशिएटिव्स एंड वेंचर्स। सिंपल चीज है, ये नई पहलों को, नए उद्यम्स को जो है यहाँ पे उद्यमों को बढ़ावा देता है। ठीक है, वेयर एज अगर मैं स्टैंड अप इंडिया की बात करूँ, ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली बनाई गई है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अमंग एस्पायरिंग वुमेन एंड SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली इनके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। वुमेन के अलावा SC/ST को भी इसमें कवर करते हैं, बट बेसिक चीज जो है, स्टैंड अप का मतलब होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हुई। ठीक है, उसके बाद स्टैंड अप जो है एक कोर पार्ट है स्टार्टअप इंडिया का ही। एक्चुअली इफ यू रिमेंबर कि स्टार्टिंग में था स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, अब क्या है, उसके कोर पार्ट के तौर पर एक न्यू स्कीम को उसमें एड ऑन किया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ताकि आपको पता चले कि ये सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपके जितने अंदर इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए है। इन ऑर्डर टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग देयर आइडियाज टू लाइफ, जो हम लोग हमारे दिमाग में है उसको एक जीवन दे, कि आपने जो सोचा था ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा, तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा, हम एक वेयर हाउस बना सकते हैं। तो ये जो हमारे आइडियाज हैं उनको एक्चुअली जीवन में उतारने के लिए जो है इन पर्टिकुलर स्कीम को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, इंसेंटिव्स और फंडिंग्स कैसी रहती हैं स्टार्टअप इंडिया में। तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए जो है सरकार ने क्या किया है, प्रोवाइडिंग INR मतलब बेसिकली इंडियन रुपी 10,000 करोड़ को जो है एक इनिशियल कॉर्पस के थ्रू जो है फंडिंग सपोर्ट के थ्रू इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक फंड को अमाउंटिंग टू टोटल कॉर्पस ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ which shall be invested into the startups over a period of 4 years. The investment will not be done directly, ऐसे नहीं होगा, but through SEBI registered
वेंचर फंड्स। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, आप डायरेक्टली नहीं ले पाओगे। ये कैसे ले पाओगे आप? थ्रू सेबी रजिस्टर्ड वेंचर फंड। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इनिशियल कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि इनिशियली जो आपको, कॉर्पस का मतलब देखो नॉर्मली होता है रॉ, ठीक है। तो इनिशियल कॉर्पस की शुरुआत में जो आपको इनिशियली जो पैसे की जरूरत होती है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सरकार ने पहले से ही 10,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए साइड में कर रखा था। उसके बाद अगर आपके पास जो भी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कैपिटल गेन्स है तो उसके ऊपर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। ऑल्सो ओवरऑल भी आपको जो है टैक्स एग्जम्पशन मिलता है यहाँ पे, एग्जम्पशन 3 साल का, ठीक है। दोनों चीजें अलग है, इसको देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम शैल फैसिलिटेट द स्टार्टअप्स विद एग्जम्पशन ऑन द कैपिटल गेन्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको स्टार्टिंग में जो है इसमें एग्जम्पशन मिलता है, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कैपिटल गेन्स अर्नड थ्रू द फंड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो वो जो है आपको पूंजीगत लाभ जो है वो आपको तभी मिलता है अगर वो एक इंडियन गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड फंड से हुआ है, तभी वो एग्जेम्पशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा द प्रॉफिट अर्न बाय द स्टार्टअप शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 3 ईयर। मतलब बेसिकली अगर आपको इसके थ्रू, आपके स्टार्टअप के थ्रू कोई भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको एग्जम्प्ट किया जाता है कम से कम 3 साल तक के लिए, सिंस द ईयर ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सिंपल चीज है, आपका 3 साल, अब हर किसी का 3 साल अलग होगा। आपकी कंपनी ने कब कमेंस किया, कब शुरू किया है, उसके अकॉर्डिंगली 3 साल जो होगा तब तक आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है। However, the startups aren't allowed to distribute dividend for the given period. Also, प्रॉफिट हो गया लेकिन आप उस इनिशियल पीरियड के लिए जब आप टैक्स एग्जम्प्टेड हो रहे हो, आप उस दौरान जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। डिविडेंड का मतलब क्या है कि जो हमारे जिन्होंने भी पैसा दिया होता है तो आप प्रॉफिट से उससे वो डिविडेंड नहीं ले सकते या पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ये जो मैं बात कर रही हूँ लोन स्कीम्स की, ये सब है। अब स्टैंड अप इंडिया में इसका कैसा रहेगा, तो लोन साइज क्या है, पहली चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने बोल दिया है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका अमाउंट लोन जो होगा वो 75% होना चाहिए है। हाउएवर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपको जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ द बोरोवर एंड कन्वर्जन सपोर्ट फ्रॉम अदर स्कीम्स अमाउंट टू 25% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि देखो 75% जो है आपको सरकार इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट का देगा, लेकिन प्रोवाइडेड ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपका कि अगर आपका जो बोरोवर का पैसा है वो आपको मिला रहे हो आप दूसरी स्कीम के साथ एंड वो 25% उस तरीके से बन गया है तो नहीं। अगर आपको 75% स्कीम के थ्रू जाना है तो 25% आपको खुद का होना चाहिए, आप उसमें और स्कीम्स को जोड़ नहीं सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटी। द लोन सिक्योरिटी इज गारंटीड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम और बाय कोलेटरल सिक्योरिटी रूल्स लेड बाय द स्टैंड अप इंडिया लोन। तो इसमें जो सिक्योरिटी की गारंटी का जो भी पॉइंट है, जो आपने गारंटी की है सिक्योरिटी, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बाय क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम या फिर बाय कोलेटरल सिक्योरिटी रूल्स जो भी लेड अप है इस पर्टिकुलर लोन के प्रिस्क्रिप्शन में या प्रोविजंस में। नेक्स्ट देखो, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी दिनचर्या के काम के लिए पैसा चाहिए है उसकी बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, अमाउंटिंग टू, वर्किंग कैपिटल के आपके पैसे कितने रहेंगे, 10 लाख शैल बी सैंक्शनड थ्रू ओवरड्राफ्ट। एनी अमाउंट रेंजिंग ओवर 10 लाख विल बी सैंक्शन थ्रू कैश क्रेडिट लिमिट। दोनों चीजें थोड़ी सी बैंकिंग टर्म्स में चल जाती हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपका बैलेंस जीरो भी हो चुका है उसके बाद भी आप पैसा उसमें से निकलवा पा रहे हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ठीक है? एंड कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है, देखो हर चीज की एक लिमिट होती है, आपको जो भी लिमिट सैंक्शन की गई है आप उसके थ्रू जो है एक्स्ट्रा पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, रीपेमेंट उसने बोला है तो बोरोवर्स नीड टू रीपे। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने दे दिया जी चलो इट्स ओके हम दे देंगे आराम से, ऐसा नहीं है। रीपेमेंट के लिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, बोरोवर नीड्स टू रीपे द लोन विद इन 7 years सिंस द ग्रांट डेट। तो आपको 7 साल के अंदर अंदर जो है उसको रीपे करना है। इसमें जो है उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड भी उन्होंने 18 मंथ दिया है कि हम कहते हैं ना कि चलो थोड़ा सा अच्छा एक्सटेंशन ले लो, दैट एक्सटेंशन इज 18 महीने का। मार्जिन मनी, ना उसने मार्जिन मनी के लिए क्या बोला है, द बोरोवर नीड्स टू ब्रिंग इन एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट while the scheme will envisage 25% margin money which will be in convergence with the eligible state and central schemes. now उसने क्या बोला है यहाँ पे कि जो 25% की हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है मार्जिन मनी जो है आपका सरकार जो आप लेकर आ रहे हो दैट शुड बी 10%, बाकी का जो है 25% वो मार्जिन मनी जो वो रखते हैं
हम लोग किस तरीके से किया जा सकता है वो बाकी आप स्टेट या सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू कर सकते हो, लेकिन उसने पहले भी स्पेसिफाई कर दिया है कि उसमें भी आपको यू मेक श्योर कि वो आपकी 25% किस तरीके से होनी चाहिए है। तो उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि उस 25% में 10% तो कम से कम आपको खुद को लाना है कि कुछ तो यार लेकर आओ, तुम तो पूरे सरकार के ऊपर बैठ गए। तो ये पॉइंट उनको यहाँ पे कहने का है। नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कैटेगरी। आपकी प्रोजेक्ट की कैटेगरी किस हिसाब से है उस हिसाब से आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। इट विल अमाउंट टू लोएस्ट एप्लीकेबल रेट। सरकारी चीज है, आपको जितना कम से कम रेट होगा वही मिलता है। एंड शैल नॉट एक्सीड, उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको 3% जो है प्रीमियम के अमाउंट से उनका बेस रेट जो है सम जो है उसका 3% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एज लोएस्ट एज पॉसिबल वो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर है? दिस वॉज आवर स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। ओ गॉड, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, बहुत ज्यादा बार हमने इसको सुना है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे क्या किया है, एक उज्ज्वला योजना स्कीम को लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। एंड इनका पर्पस क्या था, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे एलपीजी कनेक्शंस। तो जितनी भी वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की विमेन थी उनको यहाँ पे उन्होंने एलपीजी कनेक्शंस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कब? ऑन 1 मई 2016 में उन्होंने बेसिकली इसको लॉन्च किया था, इनिशिएट किया था टू डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके लिए बजट एलोकेशन क्या थी, 80 बिलियन की जो है स्कीम के अंडर बजट एलोकेशन थी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉन्च द कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड वर 22 मिलियन, जिसका बल्कि उन्होंने टारगेट कितना रखा था, 15 मिलियन का। तो मतलब उन्होंने टारगेट को बहुत ज्यादा पार कर लिया था। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली चीज, जो वुमेन है, जो एप्लीकेंट है, वो 18 साल से अबव होनी चाहिए है। उसके पास जो है रूरल मस्ट हैव बी रूरल इनहेबिटेंट कैरिंग अ बीपीएल कार्ड ऑफ कोर्स। उसके पास प्रॉपर अपना मेंशन करने के लिए कि मैं यहाँ इस रूरल एरिया की रहने वाली हूँ, इसकी निवासी हूँ, ठीक है, इनहेबिटेंट हूँ। एंड ऑल्सो उसके पास बीपीएल कार्ड भी होना चाहिए है। The women applicant should have a saving bank account in any nationalized bank across the country to receive subsidy amount. सिंपल चीज है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हम लोग इतनी स्कीम्स की, इतने और योजनाओं की बात कर रहे हैं। इसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हो अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है। सरकार आपके घर में आके आपको पैसे तो नहीं दे पाएगी। यही उन्होंने बोला है कि अगर आपको सब्सिडी की अमाउंट रिसीव करनी है तो उस वुमेन एप्लीकेंट के पास जो है एक सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। The applicant household should not already own a LPG connection. सिंपल चीज है, अगर आपके पास LPG कनेक्शन ऑलरेडी है तो आपके पास दूसरा आप क्या करोगे। तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी LPG कनेक्शन नहीं, आप चूल्हे पे खाना बना रहे हो। फीचर्स, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव किया है इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विल प्रोवाइड 5 करोड़ LPG कनेक्शंस टू BPL फैमिलीज विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1600। बजट स्पीच जो है 2016 के उन्होंने अनाउंस किया था अबाउट द स्कीम। एंड इन्होंने क्या किया था, बजटरी प्रोविजंस क्रिएट किए थे 2000 करोड़ रुपए के इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये 2016 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कनेक्शंस विल बी इशूड ऑन द नेम ऑफ वुमेन बेनिफिशियरी, जो भी वुमेन बेनिफिशियरी है उसके नाम पे ही कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। EMI फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर स्टोव एंड रिफिल कॉस्ट। ठीक है, ऑफकोर्स आप एक बार सिलेंडर तो आ गया पर उसको रिफिल तो कराना पड़ेगा, इसके लिए भी EMI फैसिलिटीज होती हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू प्राइम मिनिस्टर्स गिव इट अप कैंपेन। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्होंने कैंपेन इस पर्टिकुलर योजना में शुरू किया था, जिसके अंडर इन्होंने अपील की थी गवर्नमेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपील की थी कि जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं या जो भी लोग अपने सब्सिडीज को, जो हमें इफ यू रिमेंबर हमें क्या मिल रहा शुरू हो गया था, मतलब जिसका कोई यूज नहीं था एक्चुअली में, कि फॉर एग्जाम्पल कि 700 रुपये अगर आपने पैसे दिए हैं गैस के लिए या LPG कनेक्शन के लिए या जो आपका सिलेंडर घर पे आता है, तो उसके बदले में आपके जो भी आई थिंक 100 रुपीज 150 रुपीज जो है आपके सब्सिडी के तौर पे बैंक अकाउंट में चले जाते थे। तो इवेंचुअली आपका उनका कहने का मतलब था जी आपने पे तो कितने किए हैं, 550-600 रुपये ही पे किए हैं, जो एक्चुअली में कोई यूज नहीं है। आप एक ही टाइम वो सब्सिडी वाले प्रॉब्लम भी मत क्रिएट करो। बट द थिंग इज उन्होंने क्या किया, 700 रुपये रेट भी रख दिया और उन्होंने अपील की बाद में गिव इट अप कैंपेन के थ्रू कि आप अपना जितना भी यहाँ पर सब्सिडी का अमाउंट है आप उसको गिव इट अप कर दो, आप उसको वॉलंटरीली जो है ड्रॉप अप कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा ही दिमाग लगा के स्कीम को बनाया गया है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है यहाँ पे गिव इट कैंपेन इन्होंने शुरू किया था, अंडर विच 75 लाख मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड
हैव वॉलंटरीली गिवन अप देयर कुकिंग गैस सब्सिडी। ठीक है, जो सब्सिडी मिलती थी उनको गिव अप किया इन्होंने। बजट एंड फाइनेंसिंग की बात करें तो टोटल बजट एलोकेशन जो था मैंने आपको बताया ये 8,000 रुपए करोड़ था इसका। ठीक है, जो इसको इन्होंने शुरू किया था स्टार्टिंग 3 साल के लिए 2016 से 2017 तक के लिए। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी असाइंड 2,000 करोड़ रुपए कब के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 1.5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज विद करंट जो भी इनका एलपीजी कनेक्शन थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। मतलब करने के लिए इन्होंने उस टाइम सोचा था बट इन्होंने काफी सब अचीव भी कर लिया है। इस स्कीम के साथ ही जो है इन्होंने क्या किया, मनी सेव्ड इन एलपीजी कनेक्शन, इसको क्या कहा इन्होंने, गिव इट अप कैंपेन शुरू किया है ताकि आपके जो भी मनी के सेव हो रहे थे इस सब्सिडी के थ्रू आप इसको जो है गिव अप कर दो। इंडियन गवर्नमेंट हैज सो फार सेव्ड नियरली 5,000 करोड़ इन एलपीजी सब्सिडी। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं। सिंस द लॉन्च ऑफ गिव इट अप कैंपेन 1.13 करोड़ पीपल have given up subsidies and are buying LPG cylinders at a market rate। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज अपील की थी जी जो मिडिल क्लास लोग हैं। बट अगेन द पॉइंट इज कि जो इस पूरी चीज में जो पिस जाता है वो हमेशा ही हमारी मिडिल क्लास के लोग होते हैं कि जी अपील भी उन्हीं से की जाती है, फिर महंगा सामान भी उनको ही दिया जाता है, तो कोई लॉजिक सा आई डोंट फाइंड। बट एनीवेज नेक्स्ट स्कीम देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगेन ये भी बहुत पॉपुलर थी एंड अभी भी चल रही है। क्या पॉइंट है इसका, हाउसिंग फॉर ऑल। आवास का मतलब भी क्या होता है, घर। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम लोग PMAY भी बोलते हैं, फिर हाउसिंग फॉर ऑल भी बोलते हैं। एक हाउसिंग स्कीम है, थोड़ी सी अब हटके हो गई है, पेंशन, बीमा, इन हेल्थ बेनिफिट इन सबसे हटके कुछ स्कीम थी। तो इसमें क्या था, एक हाउसिंग स्कीम है फॉर ऑल द पीपल जो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ इंडिया के से बिलोंग करते हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था एक हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इट विल डिलीवर 2 करोड़ परमानेंट हाउसेज इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज बाय 2022। तो जैसा मैंने इससे कहा कि अभी भी चल रही है ये, 2022 तक इनका ये प्लान है कि 2 करोड़ ऐसे परमानेंट हाउसेज को अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में बनाया जाएगा। अब थोड़ी फेजेस इसने यहाँ पे मैंने बीच में मेंशन जरूर कर दिया ताकि हायरार्की बनी रहे, लेकिन फेजेस हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। द फेज ऑफ प्रोजेक्ट जो है इसको ऑलरेडी मार्च 2017 में ये खत्म हो चुका है। सेकेंड फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी फेजेस डिस्कस कर लेंगे डेट्स के साथ। लॉन्च ऑन जून 2015। प्राइमरी एम जो है इस पर्टिकुलर योजना का, सिंपल जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 करोड़ ऐसे घर को बनाना है ताकि नेशन के लाइक अक्रॉस नेशन लेंथ एंड ब्रेड का मतलब है कि नेशन वाइड। ठीक है, द एस्टिमेटेड कंप्लीशन ईयर फॉर द स्कीम इज 2022 which means that these 2 crore homes will be constructed over a period of 7 years। क्योंकि 2015 की बात है और 2022 तक इन्होंने सोचा है, तो 7 साल के अंदर अंदर इस तरीके से 2 करोड़ घर जो है इन्होंने बनाने का सोचा है। नाउ फेजेस की यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि फेजेस किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं। ओके, चलो फेजेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फेज 1 में इन्होंने क्या किया था, अप्रैल 2015 में इसको शुरू किया था, एंड 2017 में। वो मैंने पूरा स्पेसिफिक डेट्स मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फेज 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ है मार्च 2017 में। टारगेट जो इसमें सिटीज की गई है दैट वाज 100 सिटीज को इन्होंने टारगेट किया था। नाउ इससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन देखो हर चीज में सेम ही है। एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जितना भी डेवलप कर सके और कंप्लीट कर सके अफोर्डेबल हाउसेज को स्कीम के अंडर। फेज 2 में आओ। फेज 2 अप्रैल 2017 में चालू हुआ था, बेसिकली वो मार्च में खत्म हुआ। अप्रैल 2017 में इन्होंने फेज 2 स्टार्ट कर दिया एंड इसको मार्च 2019 तक चालू रखा। 200 सिटीज को जो है यहाँ पे टारगेट किया था, एक्सपेक्टेशन सेम ही थी। फेज 3 मार्च 2019 में एक खत्म हुआ, अप्रैल 2019 में नया इन्होंने जो है फेज शुरू कर दिया था एंड ये चलेगा मार्च 2022 तक। सिटीज जो इसमें कवर करेंगे, जितनी भी रिमेनिंग सिटीज हैं इनको सबको वो कवर करेंगे। हमारा एम जो रहेगा यहाँ पे, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज है कि डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज अंडर दिस स्कीम। क्लियर है, तो इस तरीके से इस फेजेस में इसको चला रहे हैं। अब इस कितना ज्यादा हो चुका है अभी हम एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं बोल सकते हैं, बट या डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इसे घर मिल चुके हैं फेजेस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पेंशन लघु व्यापारी मनधन योजना स्कीम किसके लिए है, आपको थोड़ा नाम से व्यापारी मनधन से पता चल ही चुका है कि ये किसके लिए बनाई गई है। जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, जितने भी स्मॉल लेवल पे रिटेलर्स हैं, उनके लिए स्कीम को बनाया गया है।
तो नेम क्या है, पीएम लघु व्यापारी मनधन पेंशन योजना, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली बोल देते हैं। अब इंग्लिश नाम सुनोगे तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना। ठीक है, नाम से आपको क्लियर हो गया है। लॉन्च किया गया था इसको प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, हमारे नरेंद्र मोदी के थ्रू, एंड इसकी अभी रिसेंट ही है ये, जुलाई 2019 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। टारगेट बेनिफिशियरीज नाम से ही पता चल जाते हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, देन हमारे रिटेलर्स हैं, इनको यहाँ पे कवर किया जाता है, एंड इज सुपरवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें जो पेंशन अमाउंट रहती है वो है 3000 रुपए। आगे देखो, अभी जो 3000 रुपए मैंने ऐसे बोल दिया है, इसको नोट डाउन करो ताकि एग्जाम में याद रहे। की फीचर्स क्या है इसके, की फीचर्स है इसके बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। पेंशन स्कीम है सबसे पहली चीज तो, द प्रोजेक्ट विल एनकरेज स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस ओनर्स to contribute money in a central government pension scheme to ensure financial security when they get old। सिंपल चीज है, पेंशन स्कीम है तो इसमें क्या है, इनकरेज करते जितने हमारे स्मॉल या माइक्रो बिजनेस ओनर्स को, ताकि वो पैसा कंट्रीब्यूट करे रादर किसी प्राइवेट ओनर को देन प्राइवेट कहीं पे इन्वेस्ट करने की बजाय कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स में आप पैसा कंट्रीब्यूट करो, ताकि आपको लेटर ऑन जो है आपकी ओल्ड एज में आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है आप इंश्योर कर सको। अमाउंट ऑफर्ड एज पेंशन, अब इसमें अमाउंट कैसे पेंशन की तौर पे आपको मिली जाती है, एज पर द ओल्ड एज स्कीम ड्राफ्ट बेनिफिशियरीज विल रिसीव ₹3000 एज पेंशन। ठीक है, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है पेमेंट की, बेनिफिशियरीज विल अटेन द ओल्ड एज पेंशन अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट्स वंस एवरी मंथ। जो मैं 3000 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, प्रीमियम वाली जो बेनिफिशियरी को मिलेगी वो आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। प्रीमियम कंट्रीब्यूशन बाय बेनिफिशियरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग बोलते हैं ना को कंट्रीब्यूशन या किसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, द पेंशन स्कीम हैज अ 50-50 पार्टनरशिप। 50-50 अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। 50-50 का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आप बेनिफिशियरी जो अमाउंट पे कर रहा है उसके साथ वो मैचअप करेगा। अगर आपने यहाँ पे 55 रुपए पे किए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके लिए 55 रुपए जो है को कंट्रीब्यूट करेगी। दिस इज अ 50-50 स्कीम, कि आप जितना करोगे उतना ही सरकार आपके लिए करेगी। यहाँ पे 55 अगर मेंशन किया है तो यहाँ पे इसका कोई रीजन है, क्योंकि इन्होंने आपको थोड़ा सा वो बताया हुआ है कि इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम आप रेंज क्या रख सकते हो कंट्रीब्यूट करने के लिए ना। प्रीमियम कैलकुलेशन आप किस तरीके से रहती है, तो इन्होंने बोला है यहाँ पे, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक असिस्टेंट एट द CSC टू कैलकुलेट द पेएबल प्रीमियम। द अमाउंट विल डिपेंड ऑन द एज एट विच द एप्लीकेंट रोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके सबसे पहले तो कैलकुलेट करवाओगे आप CSC पे जाकर। ठीक है, देन आपकी एज क्या है, एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया है उसकी एज क्या है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है डिसाइड किया जाता है। नाउ द पॉइंट इज एज ब्रैकेट क्या है इस एप्लीकेशन के लिए, ओनली लीगल एप्लीकेंट्स मीनिंग कैंडिडेट जिनकी एज 18 साल हो चुकी है इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। इसका पॉइंट बिल्कुल सेम हमने एक पेंशन योजना की थी उसी के थ्रू, वैसे ही अटल पेंशन योजना के जैसा ही है कि 18 साल में आप रजिस्टर करा सकते हो एंड आपके मैक्सिमम ईयर्स जो है 40 ईयर्स की होनी चाहिए है। नेक्स्ट देखो, रेंज ऑफ प्रीमियम अमाउंट, अब ये मैं आपसे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि जो मैंने 55 रुपए बोला ये ऐसे ही नहीं बोला है, बट यहाँ पर जो है आपका मिनिमम होता है ईच मंथ के लिए, दैट इज 55 रुपीज, एंड अगर मैं इसमें बोलूँ कि मैक्सिमम अगर रेंज की बात करूँ दैट इज 200, तो आपका जो प्रीमियम का रेंज होता है दैट इज 55 एंड 200 के बीच में। बेनिफिशियरी मेंबर नंबर्स की बात करें तो नियरली 3 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल बिजनेस ओनर्स या मर्चेंट्स या रिटेल स्टोर ओनर्स ने विल बी एबल टू अटेन द पर्क्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो बेनिफिशियरीज नंबर्स क्या है कि अगर इसको प्रॉपर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है तो अराउंड 3 करोड़ ऐसे स्मॉल लेवल के ओनर्स जो है, मर्चेंट्स जो है, रिटेल स्टोर ओनर्स जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CSCs। अभी जैसे मैंने आपसे बात की CSCs के लिए कि आपका प्रीमियम कैलकुलेट का जो हम बात कर रहे थे, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। CSC का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर्स। ठीक है, एज द रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू ऑल दी CSCs। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ऑलरेडी पास कर दिया इस प्रोजेक्ट के लिए टू स्टैब्लिश एज मैनी एज 3.25 लाख CSCs इन द कंट्री। ठीक है, तो आपको जो भी पेंशन का काउंटिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, वो भी आप यहाँ जाके ही करवा सकते हो। बजट एलोकेशन, तो सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया, तो मोदी गवर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन मेकिंग दिस स्कीम सक्सेसफुल। इन दिस रिगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किए है एक पैसा असाइड जो रखा है दैट इज 750 करोड़। इट विल बी यूज टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम। तो सरकार ने हर कोशिश की है
पूरी तरीके से इसके पीछे है कि इसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए। तो इसलिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए जो है इसके लिए अलग से साइड में रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, पेंशन फंड एक्टिवेशन। तो अगेन मैंने आपको बोल दिया है सेम लाइक अटल पेंशन योजना कि आप 18 से 40 साल आपकी मैक्सिमम मिनिमम एज उन्होंने बता दी है कि इसके विद इन आप जो है अप्लाई कर सकते हो, आप जब मर्जी इनके बीच में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें पैसा कब मिलेगा? एज यू अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स, आप उसमें एज मार्क है, उसके बाद आपको जो है पेंशन मिलने लग जाए। क्योंकि देखो पेंशन जो है वो क्यों होती है? ताकि आपकी ओल्ड एज जो है वो सिक्योर रहे। तो पहले ओल्ड एज तो अटेन करो तभी आपको पेंशन मिलेगी। Interest on accumulated money. The bank will also offer an interest on the money that has been accumulated in the beneficiary's old age pension account. So this is also a very good thing कि बैंक्स जो है आपको उस पेंशन अमाउंट के ऊपर जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी। प्रोविजन टू क्विट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि आप जी परेशान हो रहे हो, पे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये लो लेवल लोगों की बात हो रही है या किसी स्मॉल लेवल पे बात हो रही है। आपको नहीं इसकी स्कीम के बेनिफिट को कोई ऐसा मजा आ रहा है या आपने किसी और जगह पे अप्लाई करना है, तो आपके पास पूरा प्रोविजन है कि आप इसको छोड़ सकते हो। इफ एनी बेनिफिशियरी वांट्स टू स्टॉप द मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ओल्ड एज पेंशन स्कीम, देन ही शी कैन डू सो बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। आफ्टर दिस ही शी विल गेट द मनी दैट हैज एक्यूमुलेटेड इन द अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, जितना पैसा आपने अब तक पे आउट किया था आप उसको जो है विड्रॉ करा सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे प्रोविजन है बीच में छोड़ने के लिए। सुपरविजन। तो यहाँ पे जो इसका नोडल एजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे अगेन बीमा की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका नोडल एजेंसी है जो स्कीम के रिलेटेड एस्पेक्ट्स को मैनेज करती है वो कौन है? दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नॉमिनी सिलेक्शन। द प्राइमरी पेंशन होल्डर कैन नेम हिज हर स्पाउस और एनी अदर पेंशन पर्सन एज अ नॉमिनी हु विल गेट 1500 एज फैमिली पेंशन। तो यहाँ पे आप किसी को भी नॉमिनी रख सकते हो जिसको 1500 रुपए जो है फैमिली पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। नेक्स्ट स्कीम जो वो आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। आई थिंक ये हमारी लास्ट स्कीम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये भी अगेन व्यय वंदना योजना जो है, आप थोड़ा सा नाम अलग है, ये भी एक्चुअली मोर और लेस आपकी थोड़ी इंश्योरेंस आपकी पेंशन से रिलेटेड ही है एक्चुअली। अब अगेन नाम देखो, इसमें आपको व्यय वंदना योजना में नहीं समझ में आएगा, तो चीजें थोड़ा सा रिलेट करके चलना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। कितनी पेंशन स्कीम्स, कितनी इंश्योरेंस स्कीम्स कवर कर चुके हैं, कंफ्यूजन डेफिनेटली होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पेंशन स्कीम एंड इट कैन बी टेकन फ्रॉम 4 मई 2017 टू 31 मार्च 2020। अभी तक तो यही डेट थी, लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है कि हर चीज एक्सटेंड होती ही होती है हमारे, तो इसको भी डेफिनेटली एक्सटेंड किया होगा, नहीं किया होगा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। यही बेसिक डिटेल्स जो आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। 2018-19 बजट सेशन में स्पीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया है इसकी लिमिट को 15 लाख तक में अंडर दिस पर्टिकुलर योजना। द स्कीम कैन बी बॉट वाया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स फ्रॉम LIC। तो अगेन जब भी बीमा योजनाओं की बात आएगी, पेंशन वगैरह की बात आती है, तो LIC बहुत एक नोडल एजेंसी की तरह रोल प्ले करता है। मेन एम क्या है इसका? बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पेंशन स्कीम है, तो इसका मेन एम क्या रहेगा ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड senior citizens with a regular pension during the time when there is a fall in interest rates। तो of course pension आपको एक regular pension provide कराता रहेगा when there is a fall in interest rates। ये भी थोड़ा additional factor है यहाँ पे ना। eligibility क्या है अगर आपको इस particular scheme का benefit लेना है? तो minimum age the individual must be 60 years or higher। of course अगर मुझे pension चाहिए है, maximum की इसमें कोई भी limit नहीं है। next देखो, ड्यूरेशन क्या है इस पॉलिसी का? द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी इज 10 years। मिनिमम पेंशन जो आप इसमें अर्न करते हो दैट इज द मिनिमम पेंशन फॉर अ मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली किस हिसाब से है? 1000, 3000, 6000, 12000। क्लियर है? ये आप इसमें पेंशन अर्न कर सकते हो। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 10,000, 30,000, 60,000, 1,20,000 इज द मैक्सिमम पेंशन दैट कैन बी अर्न फॉर अ मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे कहने का पॉइंट क्या है? अगर रिस्पेक्टिवली मेंशन लिखा होता है इसका मतलब अगर मैं मंथ की बात कर रही हूँ मिनिमम में तो 1000, अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 10,000, हाफ ईयर क्वार्टरली की बात करूँ तो 3,000 मिनिमम, मैक्सिमम की बात करूँ तो 30,000। तो इस तरीके से यू कैन रिलेट कि मिनिमम मैक्सिमम की उन्होंने किस हिसाब से बताई है। अब ये मत सोचना 1,20,000 रुपए जो है मैक्सिमम वाले में वो पर मंथ है, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 1,20,000 मतलब ईयरली, क्योंकि लास्ट में मेंशन टर्म क्या है? रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? आगे देखो,
The entire family is considered when deciding the maximum pension ceiling. The family under the scheme consists of, अगेन इसमें कौन कौन होगा, जो पेंशनर है वो खुद, उसका कोई डिपेंडेंट एंड उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी पेंशनर है, ठीक है, उसके स्पाउस। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना स्कीम्स में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे वो देख लीजिए। अंडर द स्कीम द पेंशनर विल रिसीव एन अश्योर्ड रिटर्न ऑफ 8% फॉर द पॉलिसी ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। तो इसमें जो आपका अश्योर्ड रिटर्न है 8% पर एनम पे आपको एडिशनल मिलता है। पेंशन की पेमेंट, इसके देखो हमने जैसे भी पहले भी एक योजना की है इससे पहले वाली रिटेलर्स वाली, उसमें भी मैंने आपसे बहुत सारे फीचर्स डिस्कस किए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स मेंशन्ड है। तो आपको सारे फीचर्स अगर बताए गए हैं तो उसको समझना भी जरूरी है। तो सेम तरीके से इसमें भी बहुत सारे उन्होंने फीचर्स बताए जो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेंशन पेमेंट। इन केस द पेंशनर सर्वाइव्स द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी, अगर जो भी ड्यूरेशन है उसको सर्वाइव कर जाता है पेंशनर, द पेंशन विल बी पेड इन एरियर्स, ठीक है, ऐसा नहीं एक साथ नहीं, टुकड़ों में मिलता है। द पेंशनर कैन ऑल्सो चूज द मोड बाय विच द पेंशन मस्ट बी मेड, तो वो मोड भी बता सकता है जो मुझे कैश फॉर्म में चाहिए है या मुझे ऑनलाइन मोड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना एंड सो ऑन। डेथ बेनिफिट, ये तो था पेंशन पेमेंट अगर वो सर्वाइव कर जाता है उस ड्यूरेशन को। डेथ बेनिफिट, द परचेज प्राइस विल बी पेड बैक टू द बेनिफिशियरी इफ द पेंशनर पासेज अवे ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर, तो जो टेन्योर है 10 साल का, अगर इन केस द पर्सन डाइड ड्यूरिंग दैट टेन्योर, अगर वो उस टेन्योर के दौरान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बेनिफिशियरी को जो है जितना भी परचेज प्राइस था जो था पूरा टोटल ड्यूरेशन का था वो पे आउट हो जाता है वापस से। मैच्योरिटी बेनिफिट, नाउ अगर उसने उसको सर्वाइव किया है द परचेज प्राइस विल बी पेड अलोंग विद द फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट जो भी है उस हिसाब से। लोन फैसिलिटी, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ द पॉलिसी द पेंशनर जो है इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकता है, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम जो इसमें हम लोन ले सकते हैं दैट इज 75%, जो भी हमारा परचेज प्राइस था अवेल हम इसको कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑन द लोन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पेंशन पेमेंट दैट इज बीइंग मेड, ठीक है, तो हमें जो है लोन और इंटरेस्ट जो है हम लोग उसको रिकवर करवा सकते हैं जो भी हमारे पेंशन पेमेंट हमने हुई है हमें। इन केस एनी लोन हैज बीन सैंक्शनड अप टू 30 अप्रैल 2018, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था दैट इज 10% पर एनम एंड इट इज पेएबल हाफ ईयरली थ्रू आउट द इंटायर पॉलिसी टर्म। तो इस तरीके से आप इसको पे आउट भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, फैसिलिटीज को भी ले सकते हो एंड सो ऑन, बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें दी जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट उसने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज फ्री लुक पीरियड। सेम बेस जैसे अभी हमने ऊपर वाली बात की थी कि प्रोविजन टू क्विट वाला है, सेम तरीके से फ्री लुक पीरियड कि आइए इसको देखिए, ट्राई करिए, टर्म्स एंड कंडीशन से खुश होते हैं कंटिन्यू विद इट, नहीं मजा आता है ड्रॉप इट, सिंपल चीज है। तो पॉलिसी होल्डर कैन सरेंडर द पॉलिसी विद इन 15 days if she is not happy with the terms of the policy. However, the free look period is 30 days if the policy is bought online. अगर मैंने खुद से लिया है, ठीक है, ऑफलाइन मोड से लिया है, तो 15 days में आपको उसका नक्की करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने उसको ऑनलाइन मोड से लिया है तो उसका टाइम ड्यूरेशन है 30 days का, कि 30 दिन आपका फ्री लुक पीरियड रहेगा कि आइए देखिए चेक करिए आप खुश होते हो कि नहीं। द परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैम्प चार्जेस विल बी रिफंडेड टू द पॉलिसी होल्डर। नाउ द थिंग इज कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम बात कर रही हूँ, 100 रुपए का खरीदा था एंड इसके ऊपर स्टैम्प चार्जेस जो थे फॉर एग्जाम्पल दैट वाज 10 रुपीज, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस आपको कभी भी, सिंपल चीज है यार, अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो उसके बाद आप उसको दोबारा से मुझे मजा नहीं आया वापस ले लो, तो आपको कभी भी वो कैश फॉर्म पहली बात तो रिफंड नहीं होता है, आप वो कहते हैं कि दूसरी चीज आप सेम रेट के ले लो। सेम तरीके से आप वो यही कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से कोई करते हो, अगर मैंने कोई चीज खरीद ली, जब मैं उसको वापस दे रही हूँ तो मुझे कभी भी वो सेम अमाउंट नहीं मिलता है, उनके जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो हमेशा उसमें से डिडक्ट करते हैं। सेम तरीके से अगर परचेज प्राइस 100 रुपए है तो उसमें से जो भी स्टैम्प चार्जेस थे उनको वो डिडक्ट करके जो रिमेनिंग पैसा होता है वो रिफंड कर देते हैं। यहाँ पे अगर 100 रुपए का मेरा जो मेरे परचेज प्राइस था वो 100 रुपए का था, मेरे जो भी उसमें स्टैम्प चार्जेस होंगे 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको डिडक्ट करके मुझे 90 रुपीज जो है रिफंड होंगे। क्लियर है? तो ये थी हमारी लास्ट पॉलिसी। हमने बहुत सारी स्कीम्स को कवर कर लिया है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ये हमारा सब्जेक्ट एनीवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ स्कीम्स की तरफ चले जाते हैं, थियोरी छोड़ देते हो। मैंने आपको स्पेसिफाई मेंशन कर दिया कि डेफिनेशंस, एसोसिएशंस जो भी हमने डिस्कस की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोविजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है?